नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने मुख्य परीक्षा के प्रोग्राम को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 दिन जो है वो हमारा अभी पीटी के लिए चल रहा है। आज का जो है वो हमारा मुख्य परीक्षा पे रहेगा और फिर जो है शनिवार को हम करंट अफेयर्स को लेकर के आएंगे जो वीकली होता है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मुख्य परीक्षा के प्रश्न लिख रहे हैं कि लिखना छोड़ दिए? देखिए, मुख्य परीक्षा को तो वही है कि जो यूपीएससी की तैयारी होती है स्टेट पीसीएस की, वो 3 चरणों में होती है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो मुख्य होता है वही मुख्य होता है। आप समझ रहे होंगे इसका आशय कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो मुख्य परीक्षा ही होता है। और मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है वो आप सोचिए कि प्रीलिम्स पास हो जाने के बाद आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। और आप इस तरीके से पीटी देने का तो रिकॉर्ड बना लेंगे कि आप 10 पीटी दे लेंगे, 20 पीटी में पास भी कर लेंगे मुख्य परीक्षा देने के, लेकिन मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा पास करने की जो सबसे पहली शर्त होती है वो होती है डेली आंसर राइटिंग। मतलब यहाँ जो है आपको हर दिन वर्क करने की जरूरत होती है, तब जा करके आप मुख्य परीक्षा में पास होते हैं, इंटरव्यू की आपकी कॉल आती है। क्योंकि मुख्य परीक्षा की जो कॉपी होती है वो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं और आपको उनसे संघर्ष करके उसमें फाइट करके आना है। तो आप समझ सकिए कि प्रतिस्पर्धा किस लेवल की होती है। तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीटी का जो है वो दहाई या सैकड़ा तक तो नहीं कोई पहुंचता होगा, लेकिन वो दहाई के अंक का वो मत बनाइए कि हम जो है 10 पीटी दे रहे हैं, 20 पीटी दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। एक ही पीटी निकालिए, लेकिन मेंस की इतनी तैयारी कर लीजिए कि जो है आपको फिर चीज़ें फिर दोबारा पीटी देने की स्थिति ही ना बने। तो चलिए, इतना जो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इस समय हम लोग मेंस से दूर हैं, क्योंकि पहले तो हम डेली मेंस करा रहे थे, अभी जो है सप्ताह में 1 दिन आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, आप ही लोगों का दबाव था कि समीक्षा को लेकर के सीरीज आप लोग चाह रहे थे, और भी जो प्रीलिम्स एग्जाम है स्टेट में और भी आने वाले हैं। तो ठीक है, एक बैलेंस बना ही हुआ है, करंट आपका हो ही जा रहा है, मुख्य परीक्षा का यहाँ प्रोग्राम चल ही रहा है। और साथ ही साथ एक हम आप लोगों को सहूलियत दे ही रहे हैं कि आप लोग अपने से आंसर राइटिंग करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजते रहिए, हम वहाँ उसकी मार्किंग करते रहेंगे। और यदि आप लोग चाहेंगे तो हम अपने से भी टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन देते रहेंगे, आप लोग वहाँ लिख करके हमको दिखाते रहिए, हम उसकी मार्किंग करते रहेंगे। तो ये आप लोग के लिए हर दिन छूट है कि आप लोग कितना भी आंसर राइटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी मार्किंग कर दी जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा जो प्रश्न है उस पर अब आते हैं। कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो गया। जो है हमारा जो प्रश्न है वो जीएस पेपर 1 से है, और इसमें जो है हम इतिहास से क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि प्राचीन भारतीय लोग इतिहास लेखन कला से अनभिज्ञ नहीं थे, पर उनके लेखन की कुछ गंभीर सीमाएं भी थी, टिप्पणी करिए। ये आज का हमारा प्रश्न है। एक बार पुनः आप लोग प्रश्न को देखिए। प्राचीन भारतीय लोग इतिहास लेखन कला से अनभिज्ञ नहीं थे, पर उनके लेखन की कुछ गंभीर सीमाएं थी, टिप्पणी कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। आज आज जो है हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रश्न सबके सामने है, और इस प्रश्न में देखिए इसको जो है आपको कैसे तोड़ना है। तो इसमें जो पढ़िए कि प्राचीन भारतीय लोग इतिहास लेखन कला से अनभिज्ञ नहीं थे, मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के जो लोग थे वो इतिहास लेखन की कला से पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं थे, पर उनके लेखन की कुछ गंभीर सीमाएं थी। मतलब अगर पूर्णतः नहीं थे, आंशिक रूप से तो थे, प्रश्न में ही कहा जा रहा है, तो यानी कि कुछ सीमाएं थी उनके लेखन में, वो बताना है, टिप्पणी करना है। लेकिन इतिहास का एक ऐसा वर्ग, इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग है जो ये मानता है कि जो भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन है वो एक तरीके से वो इतिहास लेखन ही नहीं है।
उनको भी हमको बताना है कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या है, फिर उसको खंडन करते हुए अपना तर्क देना है और फिर एक निष्कर्ष पे जाना है। तो यही है हमारा प्रश्न। तो चलिए, सबसे पहला जो है कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों का यह मानना था कि प्राचीन भारतीय लोगों में इतिहास लेखन की दृष्टि नहीं थी। भाई, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो भारत की वैसे भी किसी भी अच्छी चीज को तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनका ये मानना था कि जो भारतीय थे उनमें इतिहास लेखन की दृष्टि ही नहीं थी प्राचीन काल में। और अगर ये ऐसा कुछ दावा कर रहे हैं तो कुछ प्रमाण देंगे, तो आपको भी अपने कॉपी में ऐसे ही प्रमाण देना। देखिए, इतिहास में जब भी हम बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो वहां देखते हैं कि आप लोग प्रमाण नहीं देते, तथ्य नहीं देते, तर्क नहीं देते, बस कहानी की तरह उत्तर लिख देते हैं। और कहानी की तरह उत्तर लिखने में क्या होता है कि आपकी कहानी बन जाती है, मतलब वो आप अच्छा नंबर नहीं पाते हैं। क्योंकि इतिहास लेखन में सबसे बड़ी जो पहली शर्त है कि यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो उसके पक्ष में आप प्रमाण दें। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि यदि साम्राज्यवादी इतिहासकार यह आरोप लगा रहे हैं तो उसके पक्ष में क्या प्रमाण दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रमाण इनका है कि इनकी अधिकांश रचनाएं या तो साहित्यिक थी या अनुशंसात्मक थी। मतलब इनका जो पहला ही आरोप है कि जो प्राचीन भारतीय जो रचनाएं हैं वो साहित्यिक थी या फिर अनुशंसात्मक थी। सही बात है, कुछ कुछ तो लगता ही है। अनुशंसात्मक पुस्तकें लिखी गई, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आप चाणक्य की जो रचना है उसको देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है उसमें देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें लिखी गई हैं कि जो लगता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जो है अनुशंसात्मक पुस्तक है। मतलब चाणक्य ने लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, अब राजा ऐसा कर रहा है, प्रशासन ऐसा कर रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है इनका जो पहला आरोप है। दूसरा फिर ये कह रहे कि इनकी रचनाओं में काल, क्षेत्र, स्रोत, घटना एवं तटस्थता आदि का अभाव था, जो इतिहास लेखन की कसौटी होती है। आप सभी जानते हैं कि एक अगर कोई इतिहासकार है और सच्चा जो है, अगर इतिहास लेखन की कुछ कसौटी होती है उसी उसी को ध्यान में रख के इतिहास लेखन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला कि भाई काल बताना होता है, क्षेत्र बताना होता है, स्रोत बताना होता है, फिर घटना बतानी होती है, और फिर एक तरीके से निष्पक्ष हो करके आपको इतिहास लेखन करना होता, मतलब पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों का वो देते हैं कि भाई ये सब चीजें भारतीय इतिहास लेखन में नहीं थी। इनका मानना था कि भारतीयों में इतिहास लेखन का बोध नहीं होने का कारण उनकी आदर्शवादी एवं परलोकवादी दृष्टि थी, जबकि इतिहास लेखन में लौकिक एवं यथार्थवादी विधा है। भाई, इतिहास लेखन जो है वो लौकिक एवं यथार्थवादी विधा है, एकदम सही बात है। भाई, यदि आप लौकिकता में नहीं रहेंगे और यथार्थ में नहीं रहेंगे तो फिर इतिहास लेखन कैसा हुआ। अगर आप आदर्शवाद या कल्पनावादी उसमें रहेंगे या फिर जो है परलोकवादी दृष्टिकोण में रहेंगे तो आप तो इतिहास लेखन नहीं कर रहे हैं, आप लिटरेचर लिख रहे हैं, आप साहित्य लिख रहे हैं। तो वही ये आरोप लगा रहे हैं। तो इनके जो आरोप है अगर देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी नजर आते हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आरोप है वो पूर्णतः सत्य है। अब चूंकि आपने थोड़ा सा बता दिया कि साम्राज्यवादी इतिहासकार, इसमें भी एक कीथ महोदय थे, ये उन्हीं का आरोप है कि वो ऐसा मानते थे कि भारतीयों में इतिहास लेखन का जो है वो दृष्टि नहीं थी। तो आपने ये बता दिया एक पैराग्राफ में छोटे से। अब आप बताइए कि नहीं, इतिहास लेखन की दृष्टि थी और उसका कुछ प्रमाण दें। दूसरा जो है, किंतु यदि प्राचीन भारतीय साहित्य को देखें तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के उपयुक्त दावों का खंडन करते हुए कई साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, आपको भी आंसर राइटिंग ऐसे ही करनी है। साम्राज्यवादियों का जो तर्क था आपने दिखाया,
अब हम साम्राज्यवादियों के जो तर्क है उनका जो है समीक्षा कर रहे हैं। तो समीक्षा करते हुए जब पा रहे हैं कि नहीं यार, वो जो लिख रहे हैं ऐसा नहीं कि वो सब सही लिख रहे हैं, और हमारे जो भारतीय हम लोग जो थे, हमारे में दृष्टि ही नहीं थी। अब आप देख लीजिए, सबसे पहला जो अपना पुराण है उसको उठाइए। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश एवं पुनः उत्पत्ति, देव एवं ऋषि जनों के जन्म के बाद वंश चरित आता है, जिनमें राजाओं के वंश एवं उनके कार्यों का उल्लेख हुआ है। अब अगर किसी रचना में राजाओं की वंशावली दी गई है तो कहीं न कहीं वो तिथि बता रहा है, कालानुक्रम बता रहा है, और उनके कार्यों का यदि उल्लेख कर रहा है तो ये भी इतिहास लेखन से ही संबंधित है। भाई उनके कार्य ऐतिहासिक क्या कार्य, मतलब राजनीतिक क्या कार्य थे, आर्थिक क्या कार्य थे, धार्मिक क्या कार्य थे, तो एक इतिहास लेखन के आपको साक्ष्य यहां से तो मिल ही रहे हैं। और पुराणों से वैदिक काल से लेकर के गुप्त काल तक के राजनैतिक वंशावली की जानकारी मिलती है। मतलब जो पुराण है वो वैदिक काल से लेकर के गुप्त राजवंश तक की वंशावली के बारे में बता ही रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अब यहां से तो इतिहास लेखन दिख रहा है तो आपको ऐसे ही वहां प्रमाण देना है, पुराणों का उदाहरण दे दीजिए। फिर जो दूसरा है जातक कथा। जातक कथाओं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एवं बुद्ध के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अभी जो जातक कथाएं हैं वो आरोप लगाते हैं कि तो साहित्यिक हैं, लेकिन साहित्य में आपको इतिहास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है यहां से, तो आप इनकी चर्चा कर देंगे। फिर अगला क्या है, जीवन चरित्र। जीवन चरित्र मतलब जैसे एक तरीके से हर्ष चरित्र है। अब प्रयाग प्रशस्ति है तो उसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, तो वही यहाँ कहा जाए जीवन चरित्र। इसे काल, क्षेत्र, पात्र, घटनाओं आदि का ब्यौरा सर्वाधिक विस्तार से मिलता है। इसमें होगा सारी, यहाँ इसमें जो है जीवन चरित्र में काल, क्षेत्र, पात्र, घटनाओं आदि का भी ब्यौरा सर्वाधिक मिलता है। तो ये जो आपके तर्क हैं ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है इतिहास लेखन भारत में प्राचीन काल में होता ही नहीं था या भारतीयों में इतिहास की दृष्टि ही नहीं थी। इससे तो स्पष्ट हो रहा है। फिर आगे क्या है, मागध, सुत, चारण जैसे लोग ऐतिहासिक घटनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी पहुंचाते थे। क्योंकि मतलब जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं थी तो ये जो लोग थे भाई उस समय तो एक तरीके से प्रेस की तो विकास था नहीं प्रेस का कि कोई चीज छप गई बुक फॉर्म में बन गया। उस समय तो एक तरीके से मौखिक रूप से चीजें आगे बढ़ती थी। कौन पहुंचाता था, जो मागध होते थे, सुत होते थे, चारण होते थे, ये लोग इतिहास की घटनाएं जो है वो आगे बढ़ाते भी रहते थे। ये जो सारे पॉइंट हैं वो साम्राज्यवादी जो उनका दावा है उसका खंडन कर रहे हैं। फिर अब आपको एक निष्कर्ष पे आना है जो आपका तीसरा पॉइंट होगा कि किंतु उपरोक्त साक्ष्य से बस यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय लोग इतिहास लेखन से परिचित थे, न कि परिपक्व थे। मतलब जितना आपने बताया तो क्या वो इतिहास लेखन का एक्सट्रीम है जो आपने पुराण का, वंश चरित्र का, जातक कथाओं का जो आपने एग्जाम्पल दिया, क्या वो वाकई में वैसे ही इतिहास लेखन होता है? तो नहीं, वही आपको यहाँ बताना है। क्योंकि उसमें प्रश्न में कहा गया है ना कि ये पूर्णतः मतलब जो है अनभिज्ञ नहीं थे, कुछ कुछ जानते थे, तो कुछ कुछ जानते थे आपने प्रमाण दे दिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं थे, मतलब ये इतिहास नहीं लिख रहे थे, ये भी सही बात है। और उसमें जो है अब आप और प्रमाण दीजिए कि पुराण जो है वो मूलतः धार्मिक एवं शिक्षास्पद साहित्य है और इतिहास के वंशों का ब्यौरा भी वह अपने विचारों के प्रमाण के तौर पर देता है। मतलब पुराणों से जो इतिहास का जो ब्यौरा मिलता है तो वो अपने विचारों के प्रमाण के तौर पे देते हैं, लेकिन अगर उसमें स्पष्टता खोजी जाए
तो वो उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि वो चीजें एकदम सही ही हैं या वो चीजें इम्प्लीमेंट होती थी, लागू रहती थी। तो वो सब चीजें ऐसा नहीं है, इसलिए ये चीजें हैं। फिर जो जातक कथाएं हैं, तो जातक कथाएं भी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, इसका मूल तत्व इतिहास नहीं है। अगर जातक कथाएं हैं तो क्या जातक कथाएं जो है वो ऐतिहासिक पुस्तक है? तो नहीं है। हाँ, इसमें इतिहास से की कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन इसे ऐतिहासिक जो है पुस्तक नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से जीवन चरित्र पे आइए कि जीवन चरित्र में ऐतिहासिक घटनाओं को तो विषय बनाया गया है, किंतु इसकी शैली इतिहास लेखन के अनुशासन का पालन नहीं करती। देखिए, हमने पीछे पॉइंट में बताया है ना कि जो जीवन चरित्र थे उससे जो है इतिहास लेखन थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होता है। लेकिन क्या ये जो जीवन चरित्र थे वो इतिहास लेखन का जो एक नियम होता है, एक विधान होता है, क्या उसको ये फॉलो करते थे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें काल क्षेत्र का ब्यौरा बहुत कम है, जबकि किसी भी इतिहास की पुस्तक में आप इन चीजों की अधिकता पाएंगे। काल क्षेत्र का सबसे पहले तो वही बताएंगे, काल क्या है, क्षेत्र क्या है, लेकिन जीवन चरित्र में आप इसकी कमी देखेंगे। यदि कोई बात कही गई है, यदि कोई बात कही गई है तो उसका स्रोत क्या है? भाई इतिहास में तो सबसे महत्वपूर्ण यही है ना, इतिहास लेखन में, कि यदि आप कोई दावा कर रहे हैं, कोई हिस्टोरियन है, तो वो स्रोतों के आधार पर ही इतिहास लिखता है। इसीलिए जो स्रोत होते हैं वो इतिहास लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्या वो ही कुंजी होते, बिना उसके आप इतिहास लेखन नहीं लिख सकते। और उसके अगर बिना इतिहास लेखन करें तो इतिहास नहीं है, वो लिटरेचर है। तो आपको स्रोत देना है। फिर स्रोत की ऐतिहासिकता भी स्पष्ट नजर नहीं आती। भाई अगर आप कोई स्रोत दे रहे हैं तो वो स्रोत कितना सही है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, तो उसको भी बताना होता है। तो उसकी भी यहाँ कोई चीजें नहीं आती। और सबसे बड़ी चीज, जो निष्पक्ष लेखन है वो भी यहाँ नहीं दिखता। भाई अब जीवन चरित्र है, सोचिए जीवन चरित्र कौन लिख रहा है? अब आप सोचिए कि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है, तो क्या वो हर्ष के बारे में भला बुरा कुछ लिख सकता है? नहीं, वो भला ही लिखेगा, बुरा तो नहीं लिखेगा। सोचिए पुलकेशिन से हर्ष की हार भी होती है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर रहा है। जो बाणभट्ट है वो क्या कहता है कि मतलब दक्षिण के किसी राजा से मतलब जो है युद्ध हुआ, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि पराजित हुआ। तो वही है कि यदि आपके दरबारी कोई रहेगा, राइटर रहेगा, लेखक रहेगा, विद्वान रहेगा, तो आपके बारे में प्रशस्ति परक शैली में ही लिखेगा। इसी तरीके से एक उदाहरण आप और ले लीजिए, चंद्रबरदाई का जो है पृथ्वीराज रासो है। अब सोचिए अगर चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो आप पढ़िए तो उससे तो ये लगेगा कि पृथ्वीराज ने वो मोहम्मद गोरी का जो है वो तो वध कर दिया, कि वो उतने ऊंचाई पे था, ये पृथ्वीराज बताते हैं, और वो आंख में पट्टी बांध के तीर चलाते हैं, पृथ्वीराज की डेथ हो गई। लेकिन इतिहास ऐसा नहीं है। भाई पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे उनकी डेथ होती है, और गोरी की तो बाद में डेथ होती है। तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आपका कोई आश्रयदाता है, वो आपके बारे में लिख रहा है, तो वो निष्पक्ष नहीं रहेगा। जो सबसे लेखन, जो इतिहास लेखन की सबसे प्रमुख कसौटी होती है। तो आप इन सबों को दिखा दीजिए, फिर आगे आइए। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में विषय के अनुसार पूर्वाग्रह, प्रशस्तियों की अधिकता। अब ये प्रशस्तियों की अधिकता वही है कि भाई जब आपका दरबारी कोई लिख रहा तो आपकी प्रशस्ति ही लिखेगा। और फिर तिथि का अभाव, और यदि कहीं तिथि बताई भी गई है तो उसकी प्रामाणिकता जो है संदिग्ध नजर आती है, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। फिर इस कालखंड में सुत, मागध, चारण ही इतिहास बताते थे। इनकी कथाओं में सत्य और मिथक दोनों ही शामिल होते थे। जब इतिहास को, मैंने पीछे बताया पॉइंट में कि इतिहास को कौन आगे बढ़ा रहा था, सुत, मागध, चारण, यही लोग ऐतिहासिक घटनाएं बताते थे। तो ये इतिहास की जब घटनाओं के बताने के क्रम में ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति की तरफ बढ़ जाते थे। मतलब किसी भी चीज को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहना।
तो यहाँ जो है जो निष्पक्ष इतिहास है वो सच मतलब जो है वो सामने नहीं आ पाता था। तो ये सब जो था वो भारतीय जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की गंभीर सीमाएं थी। तो आपने गंभीर सीमाओं को बता दिया, लेकिन आपने ये भी बता दिया कि जो है प्राचीन भारतीय लोग जो ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से इतिहास लेखन जानते नहीं थे। इतिहास लेखन के साक्ष्य भी आपने दिखा दिया, और साम्राज्यवादी जो दावा था उसका खंडन, उसका प्रमाण भी दिया और फिर उसका खंडन भी किया। तो अब जो है अब एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष दे दीजिए कि इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना होगा कि नीवी एवं हेरोडोटस जैसे इतिहासकार हमें प्राचीन भारत में नहीं मिलते। मतलब ये सब जो इतिहासकार थे, ये सही बात है कि हेरोडोटस जैसा इतिहासकार प्राचीन काल में भारत में नहीं मिलता है। इस कालखंड में इतिहास की चेतना तो मौजूद थी। अगर आप देख रहे होंगे पुराणों में, वंशचरित्र में जो हर्ष की जो जात, वो सारी बौद्ध की जातक कथाएं हैं, इतिहास की चेतना तो नजर आती है, लेकिन इतिहास की समझ पश्चिम वाले इतिहास या आज के इतिहास जैसी नहीं थी। मतलब चेतना तो थी लेकिन परिपक्व अवस्था नहीं थी, बेहतर अवस्था में नहीं था। और किंतु यह भी मत पूर्णतः स्वीकार नहीं है कि प्राचीन भारतीय लोग इतिहास लेखन से परिचित ही नहीं थे। मतलब ये आपका बहुत ही बैलेंस एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया, तो ये आपको दिखा देना है। तो आज का जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यहीं तक है, और अभी आप लोग जाइएगा नहीं, थोड़ा सा और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी देख लें। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है और आप लोग इससे जुड़िए। अभी मैंने जो प्रश्न कराया है, यदि आप लोग इसका आंसर राइटिंग कर रहे हैं और अपने से भी यदि कुछ लिख रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम पे भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे। और वहां बच्चे कुछ लिख भी रहे हैं तो जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप में और सकारात्मक भाव भी आएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है, आप ही के द्वारा ये आगे बढ़ेगा। और फिर लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना और है, उसको भी आप लोग देखें। देखिए ये हमारा जो कल की क्लास थी, और कल की क्लास हमारी पीटी के लिए थी, और जो टॉपिक था वो कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कल हमने यहाँ से जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है उसको तो कराया ही है, साथ ही जो भविष्य में जो आगामी परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करी है, कुछ आपको व्याख्याएं भी कराई हैं। तो यदि आप लोगों ने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जा करके जरूर देखिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। और यदि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा भी कि नहीं मैटर ठीक है। तो आप लोग हमारे इस प्रोग्राम से भी जुड़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास के साथ कल 6 बजे। थैंक यू।